बिना ही गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी, ऐसा गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में बताया है। 28 मई को गृह मंत्रालय के द्वारा एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ये बताया गया कि राजस्थान, हरियाणा समेत 14 अलग अलग जिलों में गैर मुस्लिम शरणार्थी जो रह रहे हैं, उन सभी को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, वो भी बिना सीएए के। अब आपको बता दें कि सीएए को लेकर पहले भी हिंदुस्तान में कई तरह के बवाल हो चुके हैं। शाहीन बाग मामला उनमें से एक है। अब गृह मंत्रालय का ये फैसला आया है, जिसके बाद ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी सरकार को इस फैसले से घिरना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ से कुछ समुदाय के लोग और यहाँ तक कि विपक्ष के नेताओं का मानना है कि बीजेपी लगातार मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रही है। आइए बताते हैं कि क्या कुछ है उस नोटिफिकेशन में और गृह मंत्रालय की अधिसूचना में। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे बवाल के बाद अब गृह मंत्रालय की तरफ से एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने 28 मई को एक गैजेट जारी किया, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस गैजेट में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों द्वारा गैर मुस्लिमों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए। सूत्रों के अनुसार अभी नए सीएए के कानून के तहत नियम तैयार नहीं है। सीएए कानून के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देना प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके नियम अभी तक तैयार नहीं है। इसलिए नागरिकता के लिए पहले से चले आ रहे नियमों के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एमएचए ने नागरिकता कानून 1995 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की है। बता दें कि मोदी सरकार जब सीएए को लेकर आई थी तो देश में इसका भारी विरोध हुआ था। मुस्लिम संगठनों, गैर सरकारी संगठनों सहित भारत की विपक्षी पार्टियों ने इस कानून को मुस्लिमों के साथ भेदभाव बताते हुए इसका विरोध किया था। इस कानून के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन हुए थे। इसी कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में लंबे समय तक प्रदर्शन हुआ था। जानकारी है कि इस गैजेट में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध जैसे गैर मुस्लिमों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा के बीच वीकेंड कर्फ्यू का एक अहम रोल। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लालसोट में शनिवार, रविवार व सोमवार को प्रशासन सख्त रहेगा। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद एवं मेडिकल के अलावा समस्त दुकानें बंद रहेंगी। गैर अनुमत दुकानें खोलने और नियम की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई पर अमल की जाएगी। वहीं उपखंड अधिकारी गोपाल जहांगीर ने आदेश जारी किए कि हर संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। पुलिस उपाध्यक्ष, तहसीलदार, विकास एवं अधिशासी अधिकारी, सचिव कृषि मंडी, थाना अधिकारी लालसोट व बंडावरी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भी निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 व आपदा प्रबंधन के लिए 2006 की धारा 51 एवं आईपीसी की धाराओं में ये कानूनी कार्रवाई लागू होगी। वीकेंड कर्फ्यू में 3 दिन से पुलिस और प्रशासन की लालसोट उपखंड क्षेत्र में पैनी नजर बनी रहेगी। बेवजह घूमने वालों और गैर अनुमत दुकान खोलने वालों की अब खैर नहीं। Hello and welcome to News 19. My name is Swati Mishra. Let's have a quick look on the news. Big news is so far. Bharatpur doctor couple killed by the revenge accused identified police. The couple were arrested in the connection with the murder of 25-year-old woman Deepa Gujjar and her 6-year-old son in November 2019 and was out on bail. The two men who accused and shot a doctor couple travelling in their car in the heart of Rajasthan's Bharatpur had been identified, police said, according to the news agency. On Saturday, Dr. Sudeep Gupta and his wife, Dr. Seema Gupta, were shot at the 5 times and died on the spot. Amid the ongoing tussle between Yog Guru Ramdev and the Indian Medical Association, National Chief Dr. J.A. Jailal said on Friday that the association has nothing against Ramdev and it will take back police complaints once the Yog Guru withdraw his remarks against modern medicine. We have nothing against Yog Guru, Baba Ramdev. His statements are against vaccination for COVID-19.
We think his statements could confuse people, may divert them. This is our big concern as he has many followers, Dr. Jailal said to news agency. The Reserve Bank of India has imposed a penalty of 10 crores on HDFC Bank for deficiency in the regulatory compliance with regard to its auto loan portfolio. The penalty has been slapped after examining a complaint by a whistleblower regarding irregularities the amount loan portfolio of the leader. Refusing to apologize, self-proclaimed critic Kamal R. Khan, also known as KRK, has said that he is doing his job honestly. KRK has been slapped with a defamation suit by actor Salman Khan after he published a negative review of the film Radhe Ya Most Wanted Bhai. The meeting between Prime Minister Narendra Modi and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee over Cyclone Yas snowballed into a bigger political controversy as all BJP ministers, party chief ministers, slammed Mamata for making PM Modi wait and then leaving the meeting just giving him a report. Shortly after this, the centre invoked an All India Service rule and directed the state government to relieve the Chief Secretary Alapan Bandyopadhyay, asking him to report at the North Block office of the Department of Training and Personalized in Delhi on May 31st. That's all for today. Stay safe and stay tuned with us for further updates. नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हिमांशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नए अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में लगी आग। नए अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में लगी आग। कर्मचारी एक्सपायर हो चुके उपकरणों से बुझाने की कोशिश करते रहे। 3 में से 1 प्लांट को करना पड़ा बंद। शहर के कोविड अस्पताल नए अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन प्लांट में बड़ा हादसा टल गया। यहां ओवरलोड होने से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के बिजली के पैनल में आग लग गई। आग लगने से श्रमिकों की सांसें फूल गई। आनंद फानन में सीज फायर अग्निशमन उपकरण से आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलने पर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। 3 में से 1 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को बंद करवाया गया। एक जनरेशन प्लांट बंद होते ही वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी देर के लिए बंदित हुई। दरअसल नए अस्पताल में 120 सिलेंडर क्षमता वाले 2 जनरेशन हैं। वहीं 3-4 दिन पहले करीब 50 सिलेंडर की क्षमता वाला एक और प्लांट लगा है। देर रात 120 क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में ओवरलोड होने से बिजली पैनल में आग लग गई। श्रमिकों ने प्लांट में रखे सीज फायर से काबू पाने का प्रयास किया। 1-2 के एक्सपायरी होने से सीज फायर में काम नहीं किया, वो नहीं खुले। श्रमिकों ने जैसे तैसे एक सीज फायर को खोलकर आग पर काबू पाया। वैक्सीन बर्बादी पर केंद्र को करारा जवाब। वैक्सीन बर्बादी पर केंद्र को करारा जवाब। गहलोत बोले, राजस्थान में 11.5 लाख नहीं 3.38 लाख डोज ही खराब हुई। बीजेपी नेता झूठे आरोप लगाकर कोरोना वॉरियर्स का मनोबल तोड़ रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के डोज खराब होने को लेकर बीजेपी के आरोप पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया। गहलोत ने कहा कि वैक्सीन के 11.50 लाख डोज खराब होने की खबर गलत है। केवल 3.38 लाख डोज ही खराब हुई है। हम सबको साथ लेकर कोविड प्रबंधन का काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसे झूठे आरोप लगाकर 14 महीने से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स का मनोबल कम करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें, गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र अपनी गलत नीतियों के कारण वैक्सीन उपलब्ध करवाने में नाकामयाब रहा है, जिसका ठीकरा ये राज्यों पर फोड़ना चाहते हैं। मैं अपील करूंगा राजस्थान के विपक्षी नेताओं से कि तमाम तरह के विवाद पैदा करने की बजाय वे प्रदेश के हित को याद रखकर केंद्र पर दबाव बनाएं, जिससे राजस्थान को अधिक वैक्सीन मिल सके। बीजेपी नेता केंद्र सरकार पर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के लिए भी दबाव बनाएं। राजस्थान वैक्सीनेशन में देश भर में अव्वल है और आगे भी सर्वश्रेष्ठ काम करता रहेगा। भरतपुर के सांसद पर हमले के बाद सियासत तेज, पूनिया का गहलोत पर आरोप। भरतपुर की सांसद पर हमले के बाद सियासत पूनिया बोले, गहलोत जी आपने राजस्थान को अपराधियों की राजधानी बना दिया। कटारिया राठौड़ ने कहा, अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाने पर प्रशासन की शय पर हमला। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया। भाजपा नेताओं ने गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था को फेल करार देते हुए सोची समझी साजिश के तहत हमला करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित कई भाजपा नेताओं ने गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है।
आपको बता दें, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को अपराधों की राजधानी बना दिया है। गहलोत सत्ता में बने रहने को हक खो चुके हैं। राजस्थान के सबसे बड़े डॉक्टर की हालत नाजुक, लंग्स खराब होने से वेंटिलेटर पर है डॉक्टर अशोक पानगड़िया। देश विदेश के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही है मॉनिटरिंग। देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉक्टर अशोक पानगड़िया की हालत शुक्रवार शाम तक नाजुक बनी हुई थी। कुछ लोगों ने इनके निधन की अफवाह गुरुवार रात से ही सोशल मीडिया पर फैला दी थी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के नाम से बने सोशल मीडिया से भी इनके श्रद्धांजलि देने के मैसेज वायरल हुए। हालांकि बाद में उन मैसेज को हटा दिया गया। पानगड़िया के करीबी सूत्रों की माने तो उनके फेफड़े, लंग्स काफी हद तक डैमेज हो चुके हैं। ऐसे में पूरे देश भर में उनके करीबी और उनसे जुड़े लोगों को जल्द ही ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। वहीं देश विदेश के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, जिसमें टॉप मोस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, फिजिशियन शामिल हैं। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनकी तबीयत पर लगातार नजर बनाए हैं। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कब करवाएगा? राजस्थान कंफ्यूज क्यों है? बड़ा जवाब है। राजस्थान बोर्ड का परीक्षा काल कब आएगा? शिक्षा मंत्री जी 10वीं 12वीं की परीक्षा पर कई राज्य निर्णय कर चुके हैं। राजस्थान कंफ्यूज क्यों है? फैसला लीजिए, बच्चे बहुत तनाव में हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा की घोषणा नहीं की है। परीक्षा को लेकर 20 लाख से ज्यादा छात्रों को उनके परिवार में बहुत असमंजस और तनाव है। अन्य राज्यों में परीक्षा को लेकर निर्णय हो चुके हैं। 10 के प्रमोटी बच्चे 11वीं में पढ़ने लगे हैं। 12वीं की परीक्षा का पैटर्न तय होने से बच्चे वैसे ही तैयारी में जुट गए हैं। राजस्थान में 10वीं बोर्ड की परीक्षा होगी भी या नहीं? 12वीं परीक्षा किस पैटर्न पर होगा, इसका अभी अस्पष्ट जवाब ही है। लॉकडाउन के बाद परीक्षा पर विचार करेंगे। छत्तीसगढ़ 12वीं परीक्षा 1 जून से 10वीं के छात्र प्रमोट। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 12वीं की परीक्षा 1 जून से होगी 5 जून तक। 2.71 लाख बच्चे घर से क्वेश्चन पेपर हल कर सबमिट कर सकेंगे। 10वीं के छात्र प्रमोट पंजाब 12वीं के 3 पेपर लगेंगे। 10वीं के छात्र प्रमोट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर यहाँ 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 12वीं की परीक्षा जून में लेने की तैयारी। 2600 परीक्षा केंद्र तय किए। मध्य प्रदेश जून के पहले सप्ताह में आएगा 12वीं का टाइम टेबल। 12वीं का टाइम टेबल जून के पहले सप्ताह में आ जाएगा। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा। जो छात्र संतुष्ट नहीं वह परीक्षा देंगे। हरियाणा 12वीं परीक्षा 15 जून से 10वीं की रद्द। 12वीं के सिर्फ प्रमुख विषयों की ही एग्जाम होंगे, ऑब्जेक्टिव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 19 पर। नमस्कार। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां सिकंदरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। आपको बता दें कि बहरावांडा के वर्तमान सरपंच रामफुल मीणा को धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पंचायत चुनाव में फर्जी दस्तावेज पेश कर फर्जीवाड़े से चुनाव जीतने का उन पर आरोप लगाया गया है। राज्य चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना कर रिटर्निंग अधिकारी को फर्जी दस्तावेज पेश किए थे। थाना अधिकारी कमलेश मीणा ने टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। भरतपुर डॉक्टर दंपति की हत्या का मामले में अटलबंद थाना का बीट कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर। मृतक दंपति का पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्टमार्टम। आज भरतपुर आएंगे चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग। जयपुर में RUHS में महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता। रेसिडेंट डॉक्टर ने प्रतापनगर थाने में दर्ज करवाया मामला। जयपुरिया अस्पताल के सीनियर डॉक्टर पर लगाए छेड़छाड़ और अभद्रता के आरोप। पुलिस कर रही है प्रकरण की जांच। जयपुर के बस्ती से बड़ी खबर, जहां प्रेम प्रसंग के मामले में युवक युवती ने दी जान। आगरा रोड के प्रेम नगर इलाके में सुबह एक युवक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक युवती कोटकावदा में रहने वाले हैं और आपस में प्रेम प्रसंग था। घर वाले इससे नाखुश थे, जिसके चलते दोनों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। बीकानेर में ब्लैक फंगस का कहर। ब्लैक फंगस ने ली एक और जान। अब तक 5 की हुई मौत। 4 नए रोगियों के साथ कुल 27 हुए रिपोर्ट। 2 रोगियों की हुई सर्जरी। आज नोखा निवासी महिला की मौत हो गई।
जोधपुर में छात्राओं की तस्वीर वायरल करने का मामला, सोशल मीडिया पर छात्राओं को कॉल गर्ल के रूप में प्रसारित करने का मामला। रातानाड़ा पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का परिचित निकला। आरोपी को किया गिरफ्तार। रक्षक फाउंडेशन के सहयोग से हुई गिरफ्तारी। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल एक बार 27 पैसे और डीजल 31 पैसे महंगा। पेट्रोल पर अब 100 रुपए और 53 पैसे प्रति लीटर, डीजल अब 53 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर हो गया है। भीलवाड़ा में बड़ा सड़क हादसा, 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 की मौत हो गई है। जिले के साकड़ा के निकट हुआ हादसा, पारोली थाना क्षेत्र का यह मामला। सभी के शव को मोर्चरी में रखवाया। स्वयं सेवा शिक्षण संस्थान संघ की पहल, कोरोना में माता पिता खो चुके बच्चों को देगा निःशुल्क शिक्षा। प्रदेश भर में संघ के संबंधित स्कूलों में देंगे निःशुल्क शिक्षा। संघ के प्रदेश महामंत्री किशन मित्तल ने ये बात बताई। कोटा के दौरे पर लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में कर रहे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एएनएम और ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। मौखाब सरपंच प्रहलाद राम ने ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है। निजी आय से ग्रामवासियों के लिए तैयार करवाई एम्बुलेंस। आज सरपंच ग्रामवासियों को सुपुर्द करेंगे एम्बुलेंस। वहीं सरपंच चुनाव में ग्रामीणों से एम्बुलेंस लेने का किया था वादा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। इंदिरा रसोई को लेकर राज्य सरकार, प्रशासन और नगर निगम के दावों की खुली पोल। गुजर की धड़ी पर शाम 7 बजे से पहले ही बंद हो गई इंदिरा रसोई। इंदिरा रसोई पर दर्जनों जरूरतमंदों की लगी हुई भीड़। शाम के भोजन की आस में बैठे हुए बड़ी संख्या में लोग। राज्य सरकार की ओर से रात 9 बजे तक इंदिरा रसोई खोलने के दिए थे आदेश, लेकिन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आदेशों की नहीं होती दिख रही पालना। महापौर, अधिकारी, विधायक और मंत्री भी नहीं उठा रहे फोन। ऐसे में अब जरूरतमंदों लोगों को आज भूखा ही सोना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां योगी सरकार ने एक और सराहनीय कार्य किया है। आपको बता दें कि 300 फर्जी मदरसों का पर्दाफाश हो गया है। ये मदरसा जो स्कैम है वो एक बार फिर योगी सरकार ने जांच के आदेश के बाद इसका पर्दाफाश हो गया है। आपको बता दें कि जिन 600 के करीब मदरसों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिसके बाद उन्हें सरकारी अनुसंधान भी मिले हैं। उन्हें सरकारी अनुदान में से लगभग करोड़ों रुपए मिले, लेकिन जब जांच के आदेश जारी हुए और जमीनी तौर पे इस बात की जांच की गई तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि कई जगहों पे मदरसों की जगह तो तबेले और घर पाए गए। अब ऐसे में उन सभी शिक्षकों के वेतन को बंद कर दिया गया है। और वहीं इस बात को लेके अब बीजेपी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बसपा को घेरने का काम कर रही है, क्योंकि ये तमाम तरह के घोटाले उनके राज्य में जो सामने आए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या होता है इस पूरे मदरसे स्कैम में। लेकिन सबसे पहले हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि वहां जब टीम वहां पे पहुंची जांच की तो वहां पर तबेले पाए गए। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आजमगढ़ और मिर्जापुर में फर्जी मदरसों की एसआईटी जांच पूरी हो गई है। एसआईटी ने दोनों जिलों में संचालित इन फर्जी मदरसों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अनुशासन से अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि वर्ष 2009 और 10 में आजमगढ़ व मिर्जापुर में बिना भौतिक सत्यापन के कई मदरसों को मान्यता दी गई थी। बाद में उन्हें करोड़ों रुपए का अनुदान दिया गया। वर्ष 2017 में इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई। मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के आदेश दिए। एसआईटी जांच में कई मदरसे फर्जी पाए गए। इसके अल्पसंख्यक विभाग में कई बाबू और अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि मिर्जापुर में एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने घोटाले को उजागर किया था। जांच में यहां संचालित 143 मदरसों में से कई मदरसे फर्जी पाए गए थे। इसी तरह आजमगढ़ में लगभग 250 मदरसों की जांच की गई। इसमें से कई मदरसे सिर्फ कागजों पर चलते हैं। इन मदरसों के नाम पर कोई अध्यापक वेतन उठाया जा रहा है। हालांकि मामला उजागर होने पर वर्ष 2007 से सभी शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया। वही खबर सिकंदरा से आ रही है, जहां सिकंदरा चौराहे पर मनमर्जी करने वाले दुकानदारों पर राजस्व विभाग टीम की बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन भी कपड़ों की दुकानें खुली मिली, जिसके बाद गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकान को सीज कर दिया गया। नायब तहसीलदार जयसिंह चौधरी ने ये कार्रवाई की है। साथ ही 2 दुकानदारों से 1000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। इस वक्त
की सबसे बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। डॉक्टर दंपति की दिन दहाड़े हत्या। डॉक्टर की पत्नी ने सास के साथ मिलकर आरोपी की बहन और भांजे को जिंदा जला दिया था। अब भाई ने दोस्त के साथ मिलकर पति पत्नी पर बरसाई गोलियां। डॉक्टर की पत्नी ने सास के साथ मिलकर आरोपी की बहन और भांजे को जिंदा जलाया था। अब भाई ने दोस्त के साथ मिलकर पति पत्नी पर बरसाई गोलियां। राजस्थान के भरतपुर में शुक्रवार को नीम दा गेट इलाके में दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति की हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त डॉक्टर संदीप गुप्ता और उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता कार से जा रहे थे। इस दौरान बाइक से आए दो युवकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। भरतपुर आईजी प्रसन्न कुमार खमसेरा ने खुलासा किया है कि डॉक्टर दंपति की हत्या बदला लेने के लिए की गई है। दरअसल डॉक्टर सीमा गुप्ता पर आरोप था कि उन्होंने 2 साल पहले पति सुदीप गुप्ता की प्रेमिका दीपा गुर्जर और उसके बेटे की जलाकर हत्या कर दी थी। भरतपुर आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने बताया कि दोनों हत्यारों की पहचान कर ली गई है। उनमें से एक सुदीप गुप्ता की प्रेमिका दीपा गुर्जर का भाई अनुज गुर्जर है। अनुज के साथ उसका धौलपुर का एक दोस्त भी साथ था। पुलिस ने हत्या के आरोपी की तलाश में कई जगह पर तफ्तीश भी दी है। जानकारी के मुताबिक वारदात के वक्त डॉक्टर सुदीप पत्नी सीमा के साथ श्री राधा चौराहे की ओर जा रहे थे। इस दौरान नीम दा गेट के पास 2 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। दोनों पति पत्नी की गोली मार दी। इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। 2 साल पहले डॉक्टर की पत्नी व मां ने प्रेमिका को जलाया था। डॉक्टर संदीप गुप्ता और उनकी पत्नी सीमा भरतपुर शहर में रहते थे। डॉक्टर दंपति ने भरतपुर की सूर्या सिटी जैसी पॉश कॉलोनी में एक विला खरीदा था। इस विला में डॉक्टर सुदीप अपनी कथित प्रेमिका दीपा गुर्जर को रखने लगा। बताया जा रहा है कि दीपा डॉक्टर सुदीप की क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट थी। डॉक्टर सुदीप ने पत्नी डॉक्टर सीमा को बताया कि उन्होंने एक महिला बैंक मैनेजर को विला किराए पर दिया है। मृतका दीपा इस विला में 1 नवंबर 2019 को पार्लर खोलने वाली थी। तब निमंत्रण कार्ड में डॉक्टर सुदीप का नाम छपा देखकर उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा को अवैध संबंधों का पता चल गया। हत्या का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। डॉक्टर दंपति की हत्या का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 युवक को डॉक्टर दंपति की गाड़ी के आगे बाइक लगा देते हैं। दोनों बाइक से उतरकर गाड़ी के पास जाकर पिस्तौल निकाल लेते हैं। इस दौरान वह डॉक्टर को कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर और उसकी पत्नी को गोली मार देते हैं। इसके बाद बाइक पर बैठकर दोनों अपराधी पिस्तौल को लहराते हुए फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर दोनों बदमाशों की पहचान में जुट गई है। चीन और अमेरिका का विवाद तो जग जाहिर। एक बार फिर अमेरिका ने अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से रिपोर्ट्स मांगी है 90 दिनों की, जिसमें ये सवाल किया गया है कि क्या सचमुच कोरोना वायरस वुहान के एक लैब में पैदा हुआ था। लेकिन अब इन सब के बावजूद अब ये बात चीन को खल गई। चीन ने अमेरिका के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया है कि हो ना हो ये कोरोना वायरस का इजाद अमेरिका के ही किसी लैब से हुआ था, जिसके बाद एक बार फिर चीन और अमेरिका के अंदर विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि इसके पहले ही नवंबर में वुहान लैब के 3 सदस्यों को कोविड जैसे लक्षणों वाली बीमारी के चलते अस्पताल जाना पड़ा था। मगर चीन ने न सिर्फ ऐसी खबरों को झूठा बताया था, बल्कि आरोप लगाया था कि हो सकता है कोरोना वायरस अमेरिका की ही किसी लैब से निकला हो। इस वायरस के कारण फैली महामारी के कारण दुनिया भर में अब तक कम से कम 35 लाख से अधिक जान जा चुकी है और संक्रमण के 16 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बुधवार को व्हाइट हाउस की ओर से जारी वक्तव्य में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उन्होंने पद संभालने के बाद ही रिपोर्ट मांगी थी कि यह वायरस कहां से फैला। इससे यह भी पता लगाया जाना था कि यह किसी संक्रमित जानवर से इंसानों में फैला या किसी प्रयोगशाला से। उन्होंने कहा कि इस महीने इस रिपोर्ट मिली है, मगर अभी और जानकारियां जुटाने के लिए कहा गया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां 2 संभावनाओं में करीब पहुंची हैं, मगर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। अभी हालात ये है कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी के 2 हिस्सों का मानना है कि जानवर से इंसानों में आया, जबकि एक हिस्से का मानना है कि लैब से फैला, लेकिन कोई भी अपनी बात को पूरे यकीन के साथ नहीं कह रहा। ज्यादातर का मानना है कि किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए पर्याप्त सूचनाएं जारी है। अब अमेरिका के चीन से रिपोर्ट मांगने के बाद एक बार फिर घमासान तो मच गया है, पर कहीं ना कहीं चीन इस बात से डरता हुआ नजर आ रहा है। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां 4 साल से फरार 1000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बता दें कि पंचोली गांव निवासी रविंद्र गुज्जर बदमाश है। जानलेवा हमले का आरोपी है रविंद्र गुज्जर पर जयपुर सहित जिले के 5 स्थानों में प्रकरण दर्ज है। एसपी के निर्देश पर डीएसटी टीम ने यह कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं हिमांशी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कोटा शहर से। कोटा आए दिन चर्चाओं में रहता है। उसी को देखते हुए मृतक सीपीओ के घर वालों को, परिजनों को 51,000 की राशि सौंपी। खाकी का दरियादिल रूप आया सामने। कोटा आए दिन चर्चों में रहता है। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में कार्यरत सीपीओ राजेंद्र की मौत के बाद साथी पुलिस कर्मियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस कर्मियों से अपील करी, जिससे सभी ने मृतक सीपीओ के परिजनों को 51,000 की राशि सौंपी, जिससे परिवार का आर्थिक सहायता हो सके। जवाहरनगर थाने के एसएचओ रामकिशन वर्मा ने मृतक राजेंद्र की पत्नी को राशि सौंपी। पुलिस कर्मचारियों की सोशल मीडिया की पहल की शहर में सराहना हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी माने जाने वाले सिद्धार्थ पिठानी को कल हैदराबाद से एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उनपे सुशांत सिंह राजपूत तक ड्रग्स पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। यूं तो पहले भी एनसीबी ने उनसे लगातार पूछताछ की थी, लेकिन अब एक बार फिर जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और वो भी इस वक्त जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत को पूरे 1 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में फैंस ने एनसीबी की टीम और सीबीआई जांच की सराहना की है। आइए दिखाते हैं कि आखिर क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया और क्या पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है सिद्धार्थ पिठानी से। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिद्धार्थ पिठानी पर ड्रग्स खरीदने और सुशांत तक उसे पहुंचाने का आरोप है। इससे पहले कई बार सीबीआई भी सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में अब सुशांत की पहली बरसी से पहले एनसीबी के इस एक्शन से फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट करके इस गिरफ्तारी का स्वागत कर रहे हैं। सुशांत के फैन कुछ खुश। सुशांत के एक फैन ने ट्वीट करके लिखा है कि बहुत दिनों के बाद ये बड़ी खबर है, सुशांत फैंस के धैर्य की सराहना करें। सिद्धार्थ की गिरफ्तारी अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर एनसीबी ने हैदराबाद से सिद्धार्थ को अचानक जिस तरह से गिरफ्तार किया है, उससे कयास यही है कि एनसीबी को अहम सबूत मिले हैं। ड्रग्स केस के साजिश के आरोप में सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ धारा 28, 29 और 27 लगेगी। सुशांत को निधन के बाद पहली बार देखने वालों में से सिद्धार्थ एक है और वह सिद्धार्थ के साथ काफी समय भी व्यतीत करते थे। ऐसे में अब सिद्धार्थ की गिरफ्तारी से कयास है कि कुछ अनसुलझे राज खुलने वाले हैं। सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी से ये तय लग रहा है कि केस में एक नया मोड़ आ चुका है। एनसीबी इससे पहले सिद्धार्थ से कई बार पूछताछ कर चुकी है। सिद्धार्थ ने सीबीआई को बोला था कि उन्होंने चाकू से सुशांत के गले का पट्टा काटा था और फिर उसे बेड पर लिटाया था। उसके इस बयान के बाद भी एनसीबी ने अब गिरफ्तार कर लिया है। अब एक बार फिर से एनसीबी अपने सबूतों के आधार पर सिद्धार्थ से जमकर पूछताछ करेगी। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वहीं पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जी आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक वे रिटायरमेंट ले सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को केंद्र सरकार ने अपनी सर्विस मांगी थी और राज्य सरकार से कहा था कि उन्हें तुरंत कार्य मुक्त करे। केंद्र सरकार ने साथ ही अल्पन बंदोपाध्याय को सोमवार को दिल्ली में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए थे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं हिमांशी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कोटा शहर से। कोटा आए दिन चर्चाओं में रहता है। उसी को देखते हुए मृतक सीपीओ के घर वालों को, परिजनों को 51,000 की राशि सौंपी। खाकी का दरियादिल रूप आया सामने। कोटा आए दिन चर्चों में रहता है। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में कार्यरत सीपीओ राजेंद्र की मौत के बाद साथी पुलिस कर्मियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस कर्मियों से अपील करी, जिससे सभी ने मृतक सीपीओ के परिजनों को 51,000 की राशि सौंपी, जिससे परिवार का आर्थिक सहायता हो सके। जवाहरनगर थाने के एसएचओ रामकिशन वर्मा ने मृतक राजेंद्र की पत्नी को राशि सौंपी। पुलिस कर्मचारियों की सोशल मीडिया की पहल की शहर में सराहना हो रही है। वही खबर धौलपुर से आ रही है, जहां अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते वक्त शहीद महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई।
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय शहीद हुए महेंद्र सिंह की शहादत को न सिर्फ पुलिस महकमा बल्कि पूरा जिला नमन करता है। अतुल कुमार भार्गव ने शहीद की शहादत को नमन करते हुए कहा कि शहीद महेंद्र सिंह एक जांबाज पुलिस हेड कांस्टेबल थे, जो कि सदैव अपने फर्ज को सर्वोपरि रखते थे और दायित्व उन्मूलन के क्षेत्र में उन्होंने काफी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर रजक समाज के अध्यक्ष हरबिलास सिंघारिया के नेतृत्व में गुलाब बाग चौराहा स्थित ट्रैफिक पॉइंट पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की ओर से सभी पुलिस कर्मियों को मास्क का वितरण किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं हिमांशी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कोटा शहर से। कोटा आए दिन चर्चाओं में रहता है। उसी को देखते हुए मृतक सीपीओ के घर वालों को, परिजनों को 51,000 की राशि सौंपी। खाकी का दरियादिल रूप आया सामने। कोटा आए दिन चर्चों में रहता है। कोटा के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में कार्यरत सीपीओ राजेंद्र की मौत के बाद साथी पुलिस कर्मियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस कर्मियों से अपील करी, जिससे सभी ने मृतक सीपीओ के परिजनों को 51,000 की राशि सौंपी, जिससे परिवार का आर्थिक सहायता हो सके। जवाहरनगर थाने के एसएचओ रामकिशन वर्मा ने मृतक राजेंद्र की पत्नी को राशि सौंपी। पुलिस कर्मचारियों की सोशल मीडिया की पहल की शहर में सराहना हो रही है। वही खबर किशनगढ़ से आ रही है, जहां तेज रफ्तार से आ रही ट्रॉले ने खड़ी ट्रॉले को टक्कर मार दी, जिसके बाद चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। नोहरिया बालाजी के पास रोड पर खड़े ट्रॉले में अजमेर की ओर से आ रहे एक ट्रॉले को टक्कर मार दी, जिसकी रोड के किनारे खड़े ट्रॉले एक के बाद एक टकराते गए एवं 4 ट्रॉले दुर्घटनाग्रस्त होकर टक्कर मारने वाले ट्रॉले का चालक कैबिन में ही बुरी तरह से फंस गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला एवं पुलिस थाना बांदरसिंदरी में सूचित किया। मौके पर बांदरसिंदरी पुलिस पहुंची व घायल चालक रामेश्वर भागचंद के बेटे को निवासी दादिया अराई को जीवीके एम्बुलेंस के माध्यम से किशनगढ़ के यज्ञ नारायण चिकित्सालय में उपचार के लिए भिजवाया गया तथा क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त ट्रॉले को रोड से अलग करवाया गया। दुर्घटना के समय रोड पर खड़े ट्रॉले को चालक सामने बने होटल में खाना खा रहे थे कि अजमेर की ओर से तेज गति से आ रही ट्रॉले ने पीछे से खड़े ट्रकों में टक्कर मार दी, जिससे कि एक के बाद एक 4 ट्रॉले दुर्घटनाग्रस्त हो गए और ट्रॉले में सीमेंट के कट्टे व कंक्रीट भरी हुई थी। चारों की ट्रॉले जयपुर की ओर जा रहे थे। दुर्घटना का कारण बिना पार्किंग के ही रोड पर गाड़ियां खड़ी करना व नींद में गाड़ी चलाना बताया जा रहा है। वही खबर मंडावरी से आ रही है, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर सूना पड़ा है। वैक्सीन की उपलब्धता होने के बावजूद भी लोगों की कमी देखी गई। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के मंडावरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 से अधिक उम्र के लोगों की वैक्सीन लगवाने को लेकर कमी दिखाई दे रही है। जहां एक और 18 से अधिक उम्र वालों में वैक्सीन लगाना शुरू हुई तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी और युवा वर्ग में काफी उत्साह भी दिखाई दिया। अगर बात करें वैक्सीनेशन सेंटर की तो शुक्रवार को अधिकतर केंद्रों पर भीड़ उमड़ पड़ी। इसके विपरीत शनिवार को 45 से अधिक उम्र वालों के वैक्सीनेशन के दौरान लोगों में बहुत ही कम रुझान देखा गया। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद भी 45 से अधिक उम्र के लोगों में वैक्सीन को लेकर रुझान कम देखा जा रहा है। एएनएम सुबिता चौधरी ने बताया कि 45 से अधिक उम्र के लोगों के आज महज 40 के आसपास डोज लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर जागरूकता फैलाई जाए तो वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ उमड़ सकती है। ऑनलाइन की हरिराम मीणा, उत्तम सिंह, रामराज महावर व कानाराम मीणा अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। शीला तिवारी के प्रदेशाध्यक्ष बनने पर मनाई खुशियां और आपस में खिलाई मिठाइयां। राजस्थान में कांग्रेस शासन में पार्टी की ओर मजबूत करने की कवायद के चलते श्रीमती शीला तिवारी को राजस्थान के राहुल गांधी प्रियंका गांधी ब्रिगेड कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, जिससे महिला ब्रिगेड में खुशी की लहर शीला तिवारी के प्रदेशाध्यक्ष बनाने पर छा गई। इस अवसर महिलाओं ने मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। शीला तिवारी ने अपने अच्छे कार्य के चलते प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर
पार्टी और श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री अशोक गहलोत, श्री पहचान सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास का आभार प्रकट करते हुए कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, जिसके लिए और अब पार्टी के लिए ज़्यादा जोश और उत्साह के साथ काम करेगी और लोगों के हित में अपना पूरा योगदान देगी। वही खबर फुलेरा से आ रही है, जहां प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने के आरोप में लोगों के चालान काटे गए। पुलिस प्रशासन आमजन के सहयोग के लिए तत्पर है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने तथा नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए शनिवार को थाना प्रभारी रंजीत सिंह ने मई जाप्ता कस्बे में रेड अलर्ट के दौरान लोगों के चालान काटे। वहीं कस्बे के विभिन्न मार्गों, कॉलोनियों एवं बाजारों में फ्लैग मार्च करते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने के लिए जागरूक किया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। थाना अधिकारी रंजीत सिंह ने बताया कि 29 मई को प्रातः से ही थाना पुलिस जाप्ता के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च करते हुए प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने तथा प्रोटोकॉल के विरुद्ध दुकानें खोलने वाले दुकानदारों व बेवजह वाहन लेकर घूमते वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। थाना अधिकारी रंजीत सिंह ने बताया कि अब कोरोना काल में सरकारी नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करती रही जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं हिमांशी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कोटा शहर से। कोटा आए दिन चर्चाओं में रहता है, उसी को देखते हुए मृतक सीपीओ के घर वालों को, परिजनों को 51,000 की राशि सौंपी। खाकी का दरियादिल रूप आया सामने। कोटा आए दिन चर्चों में रहता है। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में कार्यरत सीपीओ राजेंद्र की मौत के बाद साथी पुलिसकर्मियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिसकर्मियों से अपील करी, जिससे सभी ने मृतक सीपीओ के परिजनों को 51,000 की राशि सौंपी, जिससे परिवार का आर्थिक सहायता हो सके। जवाहर नगर थाने के एसएचओ रामकिशन वर्मा ने मृतक राजेंद्र की पत्नी को राशि सौंपी। पुलिस कर्मचारियों की सोशल मीडिया की पहल की शहर में सराहना हो रही है। वही खबर दौसा के सिकंदरा से आ रही है, जहां सिकंदरा थाना प्रभारी ने टीम गठित कर 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को धर दबोचा है। आपको बता दें कि फरार मुजरिम जीतू उर्फ जितेंद्र मीना शेखपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वाहन चोरी, नकबजनी, लड़ाई झगड़ा, आगजनी सहित अन्य मामलों में आदतन अपराधी है। आरोपी के खिलाफ अन्य थाना में भी दर्ज है 13 अलग अलग प्रकरण। थाना प्रभारी कमलेश मीणा के कार्यभार संभालते ही ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। तो रुक करते हैं आज की मॉर्निंग अपडेट पर। नई दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए नए आईटी नियम प्रभाव में आ गए हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप समेत कई बड़ी कंपनियों ने आईटी मंत्रालय के साथ जानकारी साझा कर दी है, जबकि ट्विटर ने अभी तक सरकार को मुख्य अनुपालन अधिकारी की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। खास बात यह है कि सरकार और ट्विटर के बीच जुबानी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। नई दिल्ली कोरोना जैसी महामारी को मात देने के लिए फिलहाल एकमात्र हथियार है वैक्सीन, लेकिन भारत के कई राज्य इस वक्त वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे हैं। वैक्सीन ना होने के चलते कई राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ा है। जी हां, इस बीच कुछ नेताओं ने सरकार से वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की है, लेकिन सरकार की दलील है कि रातों रात वैक्सीन की प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जा सकती। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की कमी को लेकर अपनी सफाई दी है। सरकार का कहना है कि वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। नई दिल्ली, देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब थमती हुई दिखाई पड़ रही है। हर दिन कोरोना के घटते केस इस बात के गवाह हैं कि कोरोना की दूसरी लहर का संक्रमण अब कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े अभी भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,73,790 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3,617 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। नई दिल्ली, भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईपीएल 2021 के बचे हुए मुकाबले यूएई में आयोजित करने की तैयारी में है। आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों का आगाज 19 या 20 सितंबर से हो सकता है। वहीं फाइनल मैच यूएई में 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। हालांकि इतने कम समय में बीसीसीआई के लिए आईपीएल के बाकी मैच कराना आसान नहीं होगा। बीसीसीआई को टीम इंडिया के शेड्यूल के बदले अलावा
इंग्लैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को भी राजी करना होगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की आईपीएल में भाग लेने की संभावना बेहद कम है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर एशले जाइल्स ने साफ तौर पर कह दिया है। कोरोना की दूसरी लहर हालांकि हल्की पड़ती लग रही है, लेकिन इस बीच बहुत से ऐसे मामले सुनाई दिए जिसमें मामूली लक्षणों वाले युवा कोरोना संक्रमित की हालत एकाएक गंभीर हो जाए। कई मामलों में कुछ ही घंटों के भीतर हालात बिगड़े और सामान्य लक्षणों के बाद भी मरीज की मौत हो गई। हल्का या मॉडरेट कोविड-19 कुछ लोगों के लिए अचानक गंभीर कैसे हो जाता है, विशेषज्ञ इसके लिए साइटोकिन स्टॉर्म को जिम्मेदार मान रहे हैं। इसमें अपना ही इम्यून सिस्टम शरीर के लिए खतरनाक हो जाता है।